अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पिछले कई रोज़ से ही आपको मुसलसल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब ये तादाद इतनी बढ़ गई है कि हमने चाइना जहाँ से ये मर्ज निकला, ये वबा फूटी, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। हम मुसलसल प्रोग्राम्स में आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इस पर कंट्रोल किया जाए। आज हम सलाम पेश करेंगे उन फ्रंट लाइन सोल्जर्स को जो इस पूरे पैंडेमिक में आपकी और मेरी ज़िंदगी को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलसल डॉक्टर्स को सलाम पेश करते रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ को सलाम पेश करते रहे हैं और उसके साथ साथ हम सलाम पेश करते रहे हैं उन लोगों को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। आज बात करेंगे रेस्क्यू की, क्योंकि रेस्क्यू का वो अमला जो अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाता है, आज उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे आज रेस्क्यू के जवानों की, क्योंकि रेस्क्यू वो इदारा है जो आपको रोड हादसात हो, फायर इंसिडेंट हो, तमाम जगह रेस्क्यू करता है। इनका मोटो है कि आपको आपकी ज़िंदगी को बचाना है। जब ये पेंडेमिक आया कोरोना वायरस का, इसमें भी रेस्क्यू के जवान आप देखते हैं कि बाहर आपको मिलते हैं, आप टेलीफोन कॉल करते हैं 1122 पे, आप बताते हैं कि आप कोरोना को आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये आपके घर आते हैं और आपको घर से लेकर अस्पताल तक लेके जाते हैं। ये सारा सिनेरियो होता कैसे है और क्या इस पेंडेमिक के बाद जहाँ हमने देखा कि बहुत से काम रुक गए, क्या रेस्क्यू का काम भी मुतासर हुआ है? इसी भी आज बात करेंगे। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का हमें। आज हम सलाम पेश करने के लिए पहुँचे हैं आपके पास कि रेस्क्यू का अमला हर वक्त रोड पे अलर्ट रहता है। पहले तो ये बताएंगे, जब से कोरोना पेंडेमिक आया है, रेस्क्यू की सिचुएशन अब क्या है? रेस्क्यू की सिचुएशन जी बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे पहले थी। और कोरोना की क्योंकि एक नया हम लोगों के लिए पेंडेमिक था, यहाँ पे पहले इस तरह की शायद इमरजेंसी नहीं थी कभी भी। लेकिन आपको पता है कि रेस्क्यू ने नहीं करना तो किसने करना है। लोग जब मुश्किल और मुसीबत और जो है उसके बीच में आएंगे पैनिक के अंदर, तो ऑब्वियसली जो पंजाब में जो एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त जो लोगों को हेल्प आउट करती है, वो रेस्क्यू 1122 है। वो ये थी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ठीक है, और हम लोगों ने ही लोगों को हेल्प आउट करना था। इसका स्टार्ट जो था बहुत शुरू में ऑब्वियसली थोड़ा फियर भी था हम लोगों को कि कैसे उसके साथ इंटैक्ट में आना है पेशेंट के साथ और कैसे उसे करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी कहा है कि जब स्टार्ट था तो थोड़ा खौफ था, क्योंकि पता ही नहीं था कि अनदेखा ये वायरस है, इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आया, ना सुना कि ऐसा एक वायरस है जो आएगा, छूने से फैल जाएगा, खांसने से फैल जाएगा और अमवात होना शुरू हो जाएंगी। वो जो खौफ था उसको ओवरकम कैसे? उसको ऑब्वियसली जी देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त इस पे काम हो रहा है। इस पे तो हमने जो बेस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था वर्ल्ड में जो यूज़ हो रहा है, वो हम लोगों ने अपने जवानों के लिए उसे जो है लिया और उसकी उन्हें प्रैक्टिस करवाई, डॉनिंग और डुफिंग की उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई गई। उसके बाद जो है एम्बुलेंस को और जो है उनके जो स्पेशलाइज किट्स थी उसको डिसइंफेक्टेंट कैसे किया जा सकता है, उस पर हम लोगों ने वर्किंग की। और जब हमने अपने जवानों को हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर इस जंग से लड़ने के लिए तैयार कर दिया, तो उसके बाद फिर हमने उन्हें जो है इस फील्ड के अंदर फेंका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है, मैं कोरोना पे वापस आऊँगा, कि क्या लाहौर शहर में अब हादसात कम हो गए हैं? ओवरऑल हादसात कम हुए जी, लॉकडाउन की वजह से थोड़े हादसात में कमी आई है, लेकिन जो हादसात अब होना शुरू हुए हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, क्योंकि सड़कें आपको पता है पीछे लॉकडाउन में काफ़ी खाली रही और जिसकी वजह से लोगों ने बहुत केयरलेस ड्राइव भी की रोड्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से जो हादसात हुए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। अब से अगर देखा जाए डाटा, अगर मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आपके साथ शेयर करूँ तो इस वक्त तक 1 जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन कोई रेस्क्यू 1122 जो है वो 27,000 जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को रिस्पॉन्ड कर चुका है। 27,000? जी बिल्कुल। और जो है अगर कोरोना की एमरजेंसीज देखी जाए तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन कोई 2225 एमरजेंसीज़ को जो है पिक किया है, और ना सिर्फ पिक किया बल्कि फर्स्ट एड देते हुए, ऑक्सीजन थेरेपी के देते हुए इन्हें जो है हमने एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ़र किया, और जो है होम से लेके हॉस्पिटल से लेके होम। एक सेकंड शायद, अब कोरोना के जो आपने पेशेंट्स को रेस्क्यू किया उनकी तादाद 22,000 है? 2225 जी, जो अभी तक हमने रेस्क्यू की है। 2225 तो यानी इन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये आपको टेलीफोन करते हैं या आपको इदारा बताता है कि यहाँ पे चलें? इसमें हेल्थ, पुलिस और जो है रेस्क्यू 1122 ये वर्किंग अंडर वन प्लेटफॉर्म, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट का प्लेटफॉर्म भी है हम लोगों के पास और डिप्टी कमिश्नर का प्लेटफॉर्म भी है। तो उनमें जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है कंट्रोल रूम के तहत, उस हिसाब से जो डायरेक्ट कॉल्स आई उन्हें भी रिस्पॉन्ड किया हम लोगों ने, और जो कॉल्स हम लोगों को हेल्थ की तरफ से मौसूल हुई, DDHOs की तरफ से, CO हेल्थ की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से। कोरोना पेशेंट्स को के पास पहुँचने का रेस्क्यू टाइम कितना है?
कोरोना पेशेंट के पास पहुंचने का रेस्क्यू टाइम जो है इसमें, क्योंकि जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनको तो वी आर डीलिंग विद इन 7 मिनट्स। 7 मिनट, ठीक है, उसको तो 7 मिनट में हमने डील किया उन लोगों को। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट थे, जैसे फॉर एग्जांपल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट इसमें कोरोना में जिन्हें कोई किसी किस्म की कोई सिम्टम्स नहीं आती, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने उस पर ज़्यादा रश करने की बजाय उसे अच्छे तरीके से मैनेज करने पे फोकस किया, लड़कों की सेफ्टी पे फोकस किया उस हवाले से हमने, ताकि जो है लड़के प्रॉपर अपनी किट शर्ट पहन के 5-6 मिनट जो है प्रॉपर तरीके से किट पहन के गाड़ी को डिसइंफेक्ट करके प्रॉपर तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए तकरीबन वो 10 से 12 मिनट का हमारा जो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है, आज आपके कंट्रोल रूम में भी जाएंगे, वहाँ भी जाके ये सवालात करेंगे कि फ़ेक कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो रेस्क्यू कोरोना के हवाले से आपको कोई फेक कॉल्स आई, जाके देखा कि टीम वहाँ पे पहुँची है और देखा कि कोरोना का तो सिम्टम कोई है ही नहीं, या अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, तो कैसे आप उसको कैसे डील करें? देखिए, जो फेक कॉल्स हैं लड़के अब काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं। बहुत रेयर होता है कि फ़ेक कॉल्स को हम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, इक्का दुक्का फेक कॉल होती है जो जिस पे गाड़ी निकाल दी जाती है, लेकिन फ़ेक कॉल्स का पता चल जाता है क्योंकि वी आर रनिंग दिस कंट्रोल रूम फॉर लास्ट 15 ईयर्स। तो जो लड़के इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो वो जब इन्फॉर्मेशन फर्दर सीख करना शुरू करते हैं, फिर आपका एक मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर आपका आ रहा होता है, उससे फिर हम बैक एंड पे जाके दूसरे नंबर से कॉल करके जब इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, फेक कॉलर होता है वो भाग जाता है इस सिचुएशन। ठीक है, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जिस तरह आपने कहा कि जो क्रिटिकल है उनको 7 मिनट्स में रिकवर कर लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा कि इसको सिम्टम्स आए हैं या सिम्टम्स ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि इसको कोरोना है? तो आप उसके साथ क्या उनका देखें, एक तो ये है कि उनकी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की हमें कॉल नहीं आती है डायरेक्ट 1122 पे, क्योंकि बिल्कुल ठीक होते हैं, हेल्दी होते हैं। ये जो जब हेल्थ डिपार्टमेंट जब जाता है, उन्हें टेस्ट जब उनके पॉजिटिव आते हैं, और जो है उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की कॉल के ऊपर जो है हम जाके उन्हें रिसीव करते हैं। अगर किसी की डायरेक्ट कॉल आती है 1122 पे, तो उनसे हम पूछते हैं कि जी सस्पेक्टेड कोरोना का पेशेंट है या कोरोना का पेशेंट है। तो जब वो बताते हैं कि जी कि कोरोना का पेशेंट है और क्रिटिकल है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो फिर जो नियर बाय एम्बुलेंस होती है उसको हम इमीडिएट बेसिस पे टुवर्ड द सीन जो है। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि रेस्क्यू तो अमले की तादाद तो उतनी है, ये एक एडिशनल आप पे जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि इससे पहले जो आप रेस्क्यू के ऑपरेशंस कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। तादाद आपके पास बड़ी नहीं है रेस्क्यूअर्स की, आपके पास एक और जिम्मेदारी आ गई है, तो इसको अब डिवाइड किस तरह किया कि इतने लोग कोरोना को डील करेंगे, इतने रोड एक्सीडेंट को डील करेंगे, इतने फायर केसेस को डील करेंगे? देखिए, व्हेन एवर देयर इज एन इमरजेंसी, तो तब फिर तमाम रेस्क्यू इकट्ठी हैं, साथ साथ ही हैं। ठीक है, हमने कुछ गाड़ियाँ तकरीबन कुछ 19 एम्बुलेंसेज जो थी कोरोना के लिए मैंने डेडिकेट की थी। ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन डैट कि वो जो है वो गाड़ियाँ दूसरी एमरजेंसी को डील नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसे प्रॉपर इंश्योर कर रहे हैं कोरोना हर एमरजेंसी डील करने के बाद हम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि गाड़ी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो, और जब गाड़ी डिसइंफेक्ट हो गई है तो उसके बाद द व्हीकल इज़ रेडी टू डील अनदर एमरजेंसी। अच्छा, मतलब वो उसको प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाता है, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई और इमरजेंसी है तो वो डील कर, तो वो हम डील कर देते हैं, कर जाते हैं उस पर। ठीक है, शायद प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि थोड़ा इसे सेग्रीगेट करके रखें, ताकि जो रेगुलर एम्बुलेंसेज हैं वो रेगुलर एमरजेंसी। ये जो अमला है जो कोरोना को स्पेसिफिकली डील कर रहा है, इनकी ट्रेनिंग अलग हुई है? इनकी ट्रेनिंग भी अलग से की है हम लोगों ने। उसके बाद जो है ये बहुत डेडिकेटेड स्टाफ था हमारा, जिन्होंने खुद वॉलंटियर किया अपने आप को। अच्छा, वॉलंटियर किया? जी बिल्कुल, ये जवानों ने वॉलंटियर किया अपने आप को, और इन्होंने जब पूछा गया तमाम जवानों से कि जी कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो ये हमारे तकरीबन कुछ 200 के करीब जवान थे जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर वॉलंटियर किया। उन्होंने कहा जी कि हम लोग इस चैलेंज को लेके चलेंगे, और यहाँ तक कि ये जो मोटिवेशन और डेडिकेशन था कोरोना इमरजेंसी के लिए, इनिशियल स्टेज तो पूरे लाहौर ने कहा जी हम सब डील करेंगे, जितना हमारा जो स्टाफ था। लेकिन फिर उसे हमने सेग्रीगेट किया, और उसमें से हमने 200 के करीब जवानों को जो था उसमें से निकाला, और जो बेस्ट थे तो उनको भी हमने इस काम पे लगाया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। हमने आपको थोड़ा सा लाहौर की अगर मैं सिचुएशन दिखाऊं कि ये है हमारा लाहौर, ये आप मनाजर देख सकते हैं। ये पहली मरतबा आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम रेस्क्यू के आज दफ्तर में पहुंचे, और उन्होंने अपनी ये ब्रांटो कहते हैं इसको जी, स्काई लिफ्ट है ये। इसकी हाइट जो है तकरीबन 104 मीटर है। 100। और इस वक्त कितनी हाइट पर होंगे? इस वक्त अगर आप इसकी स्क्रीन देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा इसकी। इस वक्त हम 60.5 मीटर हाइट पे हैं इसकी। 60.5 मीटर हाइट पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये पहली मरतबा आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं जी
कि इतनी हाइट पे आपको रिपोर्ट करें। बेसिकली मकसद ये है कि जहाँ आपको रेस्क्यू करने की बात कर रहे हैं वहाँ आपको अपना शहर भी दिखा दें। ये हमारा वो शहर लाहौर है जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है। कहा जाता है कि जो लाहौर को देख जिसने लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, ये मिसाल मौजूद है। इस शहर के केसेस कोरोना वायरस में बढ़ते जा रहे हैं, इस शहर में हादसात बढ़ते जा रहे हैं। रेस्क्यू अमला मौजूद है। आज हमने यही सोचा, यही फैसला किया कि इनको सलाम पेश करेंगे, बाकी जो फोर्सेस हैं उनको सलाम पेश करेंगे, क्योंकि मुसलसल तनकीद तो करना बहुत आसान है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी तारीफ़ भी कर ली जाए तो उनका हौसला बढ़ता है। ये हमारा शहर है लाहौर, और हम तमाम लोगों की ये दुआ होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी मसाइल है वो जल्द से जल्द हल हो। अच्छा शाहिद साहब, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है, जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी चली जाती है इसमें, उनको कैसे डील किया जाता है? ये कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं जिनका कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट आया होता है या सस्पेक्टेड डेथ हो जाती है उनकी, तो इसमें भी रेस्क्यू 1122 जो है वो बरियल के पूरे अमल को जो है वो परफॉर्म कर रही है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में उसके गुसल की फैसिलिटी है या नहीं है, और जो है वहाँ अगर नहीं है तो फिर हम उसे उस हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे उसकी फैसिलिटी हो। ठीक है। और जो है वहाँ से उसकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से गुसल दिलवा के उसे प्लास्टिक शीट में रैप करवा के उसके बाद कॉफिन में बंद करके उसे प्रॉपर तरीके से, और उस कॉफिन को डिसइंफेक्ट करके हमारी एम्बुलेंस के अंदर हम उसे रखते हैं अपनी। और उसके बाद जो है जो कब्रिस्तान, जो उनका डिज़ायर्ड कब्रिस्तान होता है लवाहिकीन का, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो तदफीन है कोरोना पेशेंट की, ये नॉर्मल तदफीन से थोड़ी फ़र्क है। थोड़ी फ़र्क है जी, फ़र्क है इसमें। एक तो ये है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके अजीज़ों व पर उसके चाहने वालों की ख्वाहिश होती है को एटलीस्ट उसे आखिरी कंधा दे सके। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेस्क्यू 1122 ये अमल खुद सर अंजाम दे रहा है इस वक्त। जो है हम ही इस आवाम के अजीज़ हैं, हम ही इनसे मोहब्बत करते हैं। हम अपने कंधों पे, क्योंकि इस पर जो है स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं इससे डेड बॉडी से, तो हम अपने कंधों पे उठाते हैं वो जो है कॉफिन जो है, और उसको जो है मुकम्मल तौर पे जाके उसका जो है वो तदफीन की जाती है उसकी। यहाँ पे जहाँ पे ये तदफीन की जाती है वहाँ पे उस डेड बॉडी के शाहिद साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों को सलाम पेश करूं। यानी जो हमारा मज़हब भी कहता है कि आपने एहतराम करना है उस कॉफिन का, उस डेड बॉडी का, वो जिस भी शख्स की मैयत है उसका एहतराम करना है, उसको बाकायदा सुन्नत नबी की अहकामात पे अमल करते हुए उसको दफनाना है। वही तरीक़ेकार अपनाया जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि वहाँ पे जो है लवाहिकीन जो होते हैं उन्हें हम इतना ज़रूर अलाउ कर देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है खड़े होकर नमाज जनाजा भी अदा कर सकें और देख भी सकें। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं होती आने की। रेस्क्यू 1122 जो है वो वैसे ही तदफीन का अमल सर अंजाम देता है जैसे उनका कोई अपना अजीज़ है। ठीक है शाहिद साहब, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा, क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं सिलसिला, तदफीन का भी सिलसिला देख रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, जो लोग घर से निकलते हैं और बाद में नहीं रिकवर कर पाते, वापस घर नहीं पहुँच पाते। कितना सीरियस है ये पेंडेमिक, लोगों को बताएं। जी, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे बिल्कुल लाइट ना लें। यहाँ ये ज़िंदगी का मामला है आपकी, और आप ही वो वाद हल है कि अगर अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन रखें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें अगर आप, तो मेरा ख्याल है कि तमाम इदारे जो हैं वो भी सुकून का सांस ले सकेंगे और आपकी ज़िंदगी भी बच सकेगी। ठीक है, बिल्कुल जी, ज़िंदगी भी बच सकेगी। आप तमाम लोगों को रेस्क्यू ऑफिसर से ये कहलवाने का मकसद ये था कि वो तमाम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई वायरस मौजूद नहीं है, ये साजिश है, ये साजिश नहीं है, ये वायरस हकीकत में एग्जिस्ट करता है। खुदारा इसको सीरियस लीजिए। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक देते हैं, ब्रेक में वापस तो हम कंट्रोल रूम लेके चलते हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक हुआ एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। फ्रंट लाइन सोल्जर जो आपको, आपकी और मेरी ज़िंदगी की जान की बाजी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आपको दिखाया ब्रेक से पहले, अब रेस्क्यू का कंट्रोल रूम दिखाते हैं जहाँ पे आपकी कॉल जाती है या किसी महकमे की कॉल जाती है कि खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है कोरोना का, उसको रेस्क्यू करना है। वो कैसे होता है आपको दिखाते हैं हमारे साथ।
नाज़रीन कंट्रोल रूम में आ गए हम, आपको कंट्रोल रूम की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। फारूक साहब हमारे साथ हैं। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत। कंट्रोल रूम आपका देखना चाहते हैं आज हम, और थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं जो हमारे भाई हमारी बहनें रेस्क्यूअर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोरोना एक पेंडेमिक आया हुआ है, पहले रेस्क्यू तो कर ही रहे थे आप, लेकिन अब एक एडिशनल काम आ गया है, उससे भी लोगों की ज़िंदगी बचानी है। तो किस तरीके से काम हो रहा है आप दिखाएंगे आप? जी क्यों नहीं। देखिए बेसिकली ये वो कॉल एजेंट्स हैं, जब हमारी कम्युनिटी कॉल करती है 1122 के ऊपर, तो ये वो सारे के सारे कॉल एजेंट्स हैं जिनके ऊपर कॉल लैंड करती है। जब आप कॉल करते हैं 1122 हेल्पलाइन के ऊपर, तो ये वो कॉल एजेंट्स हैं जो आपकी कॉल को रिसीव करते हैं। यहाँ पे एक दिन में 500 से ज़ायद इमरजेंसी कॉल्स रिसीव होती हैं। 500 से ज़ायद ये वो कॉल्स हैं जो सिर्फ इमरजेंसी की हैं, और ये वो कॉल हैं जो सिर्फ लाहौर की हैं। जो सिर्फ लाहौर की हैं। जो इररेलेवेंट कॉल है उन पे हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं इस वक्त सिर्फ बात कर रहा हूँ जो इमरजेंसी की कॉल्स हैं। इन इमरजेंसी कॉल्स में से नियर अबाउट 200 प्लस जो कॉल्स हैं वो रोड ट्रैफिक क्रैशेस की कॉल्स हैं। रोड ट्रैफिक हादसा अभी भी कम नहीं हुए, लॉकडाउन रहा, सोना तक हादसा कम हो गए हैं, ऐसा कोई? लॉकडाउन में अगर इनमें कोई कमी आई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25% कमी आई है, और वो भी मुख्तलिफ इलाके में। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 25% का डिक्रीज़ है ये ऑल ओवर द लाहौर है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ रोड्स हैं जहाँ पे ये डिक्रीज़ उनकी रिफ्लेक्शन है, लेकिन कई जगहों पे हादसा जो हैं वो उसी तरह ही हैं और रूटीन मैटर में चल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स की भी कॉल यहाँ पे लैंड? बिल्कुल तमाम लोगों के लिए यही हेल्पलाइन है 1122। इसके अलावा हमारी एक और हेल्पलाइन भी मौजूद है, लेकिन जब आप यहाँ पे कॉल करते हैं, कोई भी शख्स कॉल करता है, तो रेस्क्यू 1122 कोरोना अकेले डील नहीं कर रहा। रेस्क्यू का जो स्कोप है वो है रिस्पांस का, पेशेंट को शिफ्ट करने का, जबकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन सारे लोगों के साथ हम एक लाइजन में होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। कोऑर्डिनेशन करने के बाद उस पेशेंट को उठाया जाता है, और फिर अगर वो कंफर्म पेशेंट है तो उसके लिए डेडिकेटेड प्लेसेस हैं। फिर ये देखना होता है कि क्या वहाँ पे बेड अवेलेबल है, बेड नहीं है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो किस तरह की है, उसको वेंट चाहिए नहीं चाहिए। तो ये सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन है ये सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ चलती है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट आपको बताता है कि यहाँ पे एक पेशेंट है, उसके पास चले जाएं, उसकी हालत क्रिटिकल है, तो आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है। और अगर आपको कोई डायरेक्ट शख्स कॉल करता है और वो ये कहता है कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी उसके पास जाएं। देखिए हमारे पास कोई भी आदमी अगर वो हमें कॉल करता है और वो ये कहता है कि मेरी सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग है, वो चाहे कोरोना है, चाहे एसओबी का पेशेंट है, चाहे हार्ट अटैक का पेशेंट है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी का पेशेंट है, दिस कंट्रोल रूम इज स्पेसिफाइड टू रिस्पॉन्ड द इमरजेंसीज। नहीं तो फारूक साहब ये बताएं ना कि जब ये कोरोना एक ऐसा पेंडेमिक है जो पहली मरतबा तारीख में आया, रेस्क्यू काम के लिए इसके एसओपीज़ क्या हैं? आप कौन से एसओपीज़? देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये हम सब के लिए नया एक बिल्कुल सही साहब। जब ये चैलेंज स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान रेस्क्यू टीम और हेडक्वार्टर ने, जो हमारा ठोकर न्याज़ पे हेडक्वार्टर है, लोगों को बाकायदा तरबियत फराहम की कि आपने इस पेंडेमिक को डील कैसे करना है, क्योंकि ये हमारे लिए नया था। वहाँ पे बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड कोर्स रन किया गया। वो 5 रोज़ा कोर्सेज में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, LTVs, ऑफिसर्स को ये बताया गया कि आपने इससे डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है, इवन सेफ्टी किट पहनना और उसे उतारना और उसको डिस्पोज ऑफ करना तक डिटेल के साथ बताया गया, और उसकी वीडियो प्रोवाइड की गई तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है। तो अभी जब वो सारे के सारे लोग तरबियत याफ्ता हो गए, तो अब लाहौर के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि हर एम्बुलेंस कोरोना को डील करे। अगर हर एम्बुलेंस कोरोना को डील करेगी तो बाकी जो पेशेंट है वो उससे इन्फेक्टेड होते चले जाएंगे। तो इस वक्त लाहौर के अंदर 18 से 20 डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज हैं जो सिर्फ कोरोना इमरजेंसी को लेते थे। और मैं आपके शायद साहब ये बता रहे थे कि हम क्योंकि उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी और पेशेंट को भी उसमें बिठा सकते हैं अगर वो कोरोना। देखें ये उस वक्त है जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमारी एम्बुलेंस रेडी रहती है किसी और को भी उसमें बैठाने के लिए, लेकिन हमारा इनिशियल SOP यही है कि हम अपनी जो कोरोना की एम्बुलेंसेज डेडिकेटेड है तो कोरोना को डील करें, और इसके अलावा जो दूसरी एम्बुलेंसेज हैं वो दूसरे पेशेंट को डील करें। अब यहाँ पे जो कॉल्स आ रही हैं, इस तरह ये भाई अभी कॉल सुन रहे हैं, ये जानना एक सवाल बहुत ज़रूरी है जो आप एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत से 90% केसेस हमारे एसिम्टोमेटिक हैं, उसको कोई सिम्टम नहीं आता। अगर कोई शख्स आपको कॉल करता है कि मुझे कोरोना है, मुझे लग रहा है कि मुझे कोरोना है, लेकिन मुझे कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा, आप जाते हैं तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसको कोरोना है नहीं है, इसको लेके जाना है, रेस्क्यू करना है नहीं करना? देखिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि रेस्क्यू किसी भी शख्स को शिफ्ट तब करेगा जब उसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, और जहाँ कंफर्म बताता है कि मेरे पास ये
कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर वो कह रहा है कि मेरा ये मसला है, तो हमारी OPDs हैं, लाइक एक्सपो सेंटर है, हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और अपना डायग्नोज करवाएं। हम कॉल जी जो आपकी चल रही हैं इस वक्त, आप कैसे पता लगेगा कि किस सिलसिले में कॉल आई हुई है? देखिए, जब कॉल आती है तो सबसे पहले हमारे ये जो कॉल एजेंट्स हैं ये उनसे उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि आपने इन दिनों को ट्रैवल तो नहीं किया, आपके किसी भाई ने ट्रैवल तो नहीं किया, आपका कोई कज़न, आपका कोई और आदमी को बाहर से ट्रैवल करके तो नहीं आया। लेकिन इस वक्त तो 30% केसेस ऐसे हैं जो कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि आपके किसी और भाई को, किसी कज़न को, कोई चाचू अंकल को ऐसा तो नहीं है जो कोरोना के। तो ट्रैवलिंग का सिलसिला ही खत्म हो गया ना, तो हमारी लोकल स्प्रेड इतनी ज़्यादा होगी। आपको किस चीज़ की कॉल थी भाई? ये अभी मेडिकल की कॉल थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो वो दोबारा करेंगे। कॉल ड्रॉप हो जी। जब यहाँ पे कॉल आ रही होती है, क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं जो स्पेसिफिकली कोरोना रिलेटेड पेशेंट्स? जी, हम उनकी सिम्टम लेते हैं, साइन लेते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, और उसके बाद ही सेग्रीगेट करते हैं कि ये सस्पेक्टेड है कोरोना का या दूसरा कोई मेडिकल की इमरजेंसी है। क्या क्या आपके SOP के मुताबिक, आपके परफॉर्मेंस के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें होंगी तो आप उसको रेस्क्यू करेंगे? टेम्परेचर होगा, और चेस्ट के हवाले से कुछ कफ की सिम्टम हो सकती हैं, फ्लू की सिम्टम हो सकती हैं, तो हेडेक हो सकती है, बॉडी एचेस हो सकती हैं जिसमें जिस्म में दर्दें होती हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो फिर हमें जो है शक पड़ता है कि ये कोरोना का पेशेंट हो सकता है। ठीक है। एक चीज़ फारूक साहब ये जानना ज़रूरी है, जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि आजकल एक वैसे ही टाइफाइड का वायरल आया हुआ है, हर दूसरे शख्स को मौसम की वजह से बुखार हो रहा है, उसके जिस्म में दर्द हो रही है, उसको खांसी हो रही है, तो वो ये सोचता है कि खुदा ना खास्ता मुझे कोरोना तो नहीं है। जब टेस्ट करवाया जाता है तो वो नेगेटिव आता है, तो जब वही कॉल यहाँ पे आएगी, लैंड करेगी, तो उसको भी रेस्क्यू किया जाएगा क्या? क्योंकि उसको तो नहीं पता कि उसको कोरोना। देखिए, मैंने पहले ये बात बताई है कि रेस्क्यू की जिम्मेदारी है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करना। एक शख्स है, वो कह रहा है मुझे खांसी लगी हुई है, मुझे फ्लू हो रहा है, तो फ्लू बजाते खुद लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं है, तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आपका जो करीबी OPD सेंटर है वहाँ चले जाएं, वहाँ पे जाएं और आप अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। एक पेशेंट है, वो ये कहता है कि मेरे पास कोरोना टेस्ट हो चुका है और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, या खुदा ना करे उनके घर में एक शख्स था कोरोना पॉजिटिव था और होम आइसोलेट हो गया था। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, बिल्कुल सही, और उसकी डेथ हो गई है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन जब घर वालों को पता चल जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव भी था और उसकी डेथ भी हो गई, ऐसे बड़े केसेस हैं, फिर वो हमें कहते हैं जी कि हमारा पेशेंट था, वो कोरोना पॉजिटिव है, उसको डेथ हो गई है। तो रेस्क्यू 1122 वो जो शख्स जिसको कोरोना पॉजिटिव है और उसकी डेथ हो गई है, वहाँ पे अपनी बरियल की सर्विसेज दूसरे इदारों के साथ प्रोवाइड करती है, और हमारे लोग प्रॉपर SOP के साथ किट पहन के उसकी जो बॉडी है उसको पैक करते हैं। बताएं कि अभी जिस तरह यहाँ पे कॉल आई थी, ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे कॉल आएगी तो उसके बाद प्रोसीजर क्या है, कैसे आगे कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा? देखिए, कॉल आई है रेस्क्यू 1122 के ऊपर, ये हमारी बेटी बैठी है, इसने कॉल सुनी है, ये इतने ट्रेंड हो गए हैं कि इन्हें ये पता चल जाता है कि ये इमरजेंसी किस तरह की है। पहले 4 क्वेश्चन में, नंबर 1 इमरजेंसी क्या है, फायर की है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, खुदा ना करे कोई बम फटा है, या कोई भी इमरजेंसी है। जो ही हो जाएगी ये उसको सेग्रीगेट कर लेंगे। सेग्रीगेट करते ही इनकी पहली जो उनको बात होगी कि आप परेशान ना हो, हमारी एम्बुलेंस, हमारी फायर की गाड़ी, हमारी रेस्क्यू की गाड़ी मूव कर रही है। यहाँ से जाने के बाद वो हमारे 4 जोन हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। इन जोन को डिवाइड करने का बुनियादी मकसद ये है कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, तो हर जोन जो है वो सेपरेट एरिया के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे कि जोन 1 जब वो वहीं से कॉल को क्लोज करते हैं तो कॉल इनके पास डिस्पैच हो जाती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया की एम्बुलेंस, इनके पास पूरा एक ट्रैक चल रहा होता है कि कौन सी एम्बुलेंस अवेलेबल है, कौन सी फायर व्हीकल अवेलेबल है, अभी भी इमरजेंसी चल रही है, ये बात भी कर रहे हैं। तो ये फ़ौरन वहाँ से उस एम्बुलेंस को, उस फायर व्हीकल को, उस रेस्क्यू व्हीकल को वहाँ से डिस्पैच करते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारी बेटी भी बैठी हुई है, तो गर्ल्स और बॉयज़ सब रेस्क्यूज जो हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपके इन रेस्क्यू से बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम। आप अभी एम्बुलेंस मूव करवा रहे हैं? जी सर, करवाएं पहले मूव करवाएं, फिर हम आगे बाकी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जोन 3 आपके पास? जी जी। जोन 3 के कौन कौन से इलाके आते हैं? जोन 3 में टाउनशिप का इलाका आता है, जौहर टाउन का आता है, ठोकर का आता है, उसके अलावा रायगंज रोड है, मुल्तान रोड है, मांगा है और डिफेंस है। ये सारे इलाके। जब वहाँ पे कॉल आती है वो कॉल आपको शिफ्ट होती है? जी जी। तो फिर आप मूव कैसे करवाती हैं? मतलब कैसे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी कि ये कोरोना के लिए जानी है गाड़ी या किस तरह जानी है? सर, नियरेस्ट एरिया का होता है कि नियरेस्ट एरिया में जो है वो हमारे पास एरिया कौन सा है और उस एरिया में हमारे पास कोरोना की एम्बुलेंस किस जगह पे खड़ी है।
तो उस लिहाज से कितनी एम्बुलेंस कोरोना की जोन्स में, आपके जोन में? मेरे पास 3 है, ये हर जोन में? लेकिन 2 एक्सपो हैं और एक रायवंड है पाजियाँ स्टेशन पे और एक ठोकर पे है और उसके अलावा एक जो है वो टाउनशिप में। फारूक भाई ये मुझे बताएं कि ये जिस तरह हमारी बहन ने बताया है कि इनके पास 3 एम्बुलेंसेज हैं कोरोना के लिए, 2 एक्सपो खड़ी है तो टोटल 5 है, हर जोन में 5 एम्बुलेंसेज डिवाइड की हैं। देखेंगे तरीक़ेकार क्या है? ये कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है। अच्छा, इनके साथ एक और इनको फैसिलिटेट करने के लिए शिफ्ट इंचार्ज यहाँ पे मौजूद है, इनके कंट्रोल रूम ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। किसी जगह पे एम्बुलेंस की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है, ये कोई रफ एंड टफ असूल नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक ही एरिया में 6 एम्बुलेंसेज मूव करनी पड़ जाए, तो ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम है, वो एक जगह से दूसरी जगह एम्बुलेंस को शिफल किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमें बताया जा रहा है जी कि एम्बुलेंस रेडी है, जिसने रेस्क्यू को सिक्योर करना है, जाना है रेस्क्यू करने के लिए कोरोना पेशेंट्स को, तो वो जाके दिखाते हैं आपको किस तरीके से लोग तैयार होते हैं रेस्क्यूअर्स और कौन सी किट पहनते हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस में बैठते हैं और क्या SOPs क्या हैं कि जब वो आपके पास आते हैं और क्या SOPs आपको फॉलो करने चाहिए, ये आपको दिखाते हैं। आइए। नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यूअर्स कोरोना की वबा में आपकी और मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए फ्रंट फुट पे आते हैं। जब कोई कॉल की जाती है, हमने आपको कंट्रोल रूम दिखाया है किस तरीके से कॉल्स आती हैं और उसके बाद रेस्क्यू अमला जाता है रेस्क्यू करने के लिए। एक आलमी वबा है जिसका सामना पाकिस्तान भी कर रहा है और तेज़ी से यहाँ पे केसेस फैल रहे हैं, लोग ज़िंदगी की बाजी आ रहे हैं, अमवात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इस रेस्क्यू अमले से जानने की कोशिश करते हैं। ये किटअप हुए हैं, भरपूर तरीके से तैयार हैं, गाड़ी इनकी तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है, लेकिन इनके SOPs क्या हैं, ये किस तरीके से जाते हैं और क्या खुद को डर लगता है नहीं लगता, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ अजीज़। काशिफ भाई, इस वक्त आप कोरोना पेशेंट को उठाने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमें कंट्रोल में कॉल आई है, हम कोरोना की इमरजेंसी करने के लिए जा रहे हैं। कोरोना की इमरजेंसी करने के लिए? जी सर। तो क्या जेन में क्या है, एक ऐसी वबा, एक ऐसा वायरस है जो पहले तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो थोड़ा डर तो होगा? नहीं डर क्यों, अगर हम डर गए तो फिर उनको उठाएगा कौन? क्यों हमने ये वाह वाह यार, बड़ी अच्छी बात। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जल्जला हो या आग, हमने हर वक्त इंसानियत की खिदमत करनी है और हम डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना, और इंशाल्लाह हम इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे और लोगों को बचाते रहेंगे इस कोरोना से। किधर के रहने वाले हैं? मैं कसूर 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 के गराई हैं आप? जी सर। तो कब से हैं रेस्क्यू? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इससे पहले क्योंकि ये तो अभी नया नया है ना कोरोना, इससे पहले क्या कर रहे थे? रोड एक्सीडेंट्स में जाते थे, फायर में जाते थे, किधर जाते थे? नहीं, हम मुफ्त इमरजेंसी करते हैं क्योंकि हम बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो हम हर इमरजेंसी पे जाते हैं। बेसिकली हमारा काम एज EMT, मेडिकल इमरजेंसी, फायर के RTA वगैरह इस तरह की इमरजेंसी होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सारी इमरजेंसी हम करते हैं। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? अली अवैस। अली भाई किधर से ताल्लुक है? मैं कसूर से। यार सारी कसूर से, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये मुझे बताएं कि अभी आप कोरोना के लिए पेशेंट को रिकवर करने जा रहे हैं, रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो क्या SOPs क्या फॉलो किए जाते हैं? हम जब भी एमरजेंसी पे जाते हैं, हम अपनी मुकम्मल किट, ग्लव्स, गूगल, मास्क, मुकम्मल अपनी सेफ्टी करके हम पेशेंट के पास जाते हैं और मुकम्मल एक सेफ डिस्टेंस के साथ हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। और बाद में ये किट डिस्पोज ऑफ कर देते हैं? जी, फौरी तौर पे हम पेशेंट को शिफ्ट करके ये हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं ये लोग। अच्छा, और पेशेंट आप पीछे बिठाते हैं? जी, पेशेंट को पीछे बिठा लेते हैं हम एम्बुलेंस में और हम प्रॉपर उससे गाइड करते हैं। बल्कि जब हम इमरजेंसी पे जाते हैं, उनको फैमिलीज़ को, मोहल्ले वालों को, सबको अच्छे गाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह, आपका अगर इस तरह का पेशेंट निकला है तो आपने क्या एहतियाती तदबीर करनी है, घर में किस तरह रहना है, मोहल्ले वालों को समझाते हैं, फिर हम पेशेंट को लेके। पेशेंट लड़ता तो नहीं है? नहीं, ज़ाहिर बात है, अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमें कोरोना का खौफ है ना उनके दिलों में बहुत ज़्यादा। हम लोग इसलिए उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं प्यार से, मोहब्बत से, उनको अच्छे से गाइड करके फिर हमको को तो खौफ है, आपको तो खौफ नहीं? हमारे अंदर बिल्कुल खौफ नहीं, हमने अहद उठाया हुआ है, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो या कोई भी वबा हो, हमने लोगों की खिदमत करनी है, हमने डरना नहीं है किसी किस्म से, किसी किस्म के खौफ से हमें कोई डर नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने जाना है, रिकवर करना है, लोगों को रेस्क्यू करना है, आप वहाँ पर जाएँ, आप सलाम पेश कर रहे हैं आज यहाँ पे।
नाज़रीन, ब्रेक पर एक दफ़ा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको फिगर्स बताया कि पिछले कई अरसे से अवेयरनेस कैंपेन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्रिब्यूट पेश करते रहे डॉक्टर्स को, फोर्सेस को, उन तमाम लोगों को, और आपको ये समझाते रहे कि खुदारा घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ की जो फ़िलासफ़ी थी वो आपको समझाई। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और लाहौर शहर की जब बात करते हैं तो लाहौर शहर इस वक्त एपी सेंटर बन चुका है। यहाँ केसेस जो है वो आए रोज़ बहुत बड़ी तादाद में बढ़े। आखिरी जो रिपोर्ट सामने है उसमें 1000 से ज़ायद केसेस पिछले 24 घंटे में लाहौर शहर में बढ़ गए। ये सिचुएशन है। तो आज प्रोग्राम में हम ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स को, जो एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको और मुझे महफूज रख सकें। हमें लॉकडाउन में सख्ती की गई, तब वो वहाँ पर मौजूद थे। लॉकडाउन नरम किया गया, वो लोग तब भी वहाँ पर मौजूद हैं। वायरस बाहर मौजूद है, ये लोग वहाँ पर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ सर पंजाब पुलिस की और लाहौर पुलिस की खास तौर पे। पिछले चंद रोज़ से ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि लाहौर में DSP समेत 5 एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, शहीद हो गए, वो कोरोना वायरस का शिकार थे। इसी पे बात करने की मेरे साथ जुल्फ़िकार हमीद साहब मौजूद है, CCPO लाहौर। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया। पहले तो इस पेंडेमिक में एक ऐसी आफत आई जो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखी, हमें उसका सामना करना पड़ा। पहले भी आपको प्रोग्राम्स में दिया, ये जानने की कोशिश की, सख्त सवालात भी किए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये आ गई कि आपकी शहादतें, आपकी फ़ोर्स की रिपोर्ट होना शुरू हो गई है। तो आज मैं कोई सख्त सवाल नहीं करूँगा, मेरा सिर्फ सवाल ये होगा कि इस वक्त पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस किधर खड़ी है, मोराल क्या है? देखें, थ्रू आउट हम लोग पहले दिन से यही कहते रहे हैं कि आप लोग अपना घरों में रहें और जो कहा जा रहा है उसकी पाबंदी करें, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है पुलिस को हर लम्हा बाहर रहना भी पड़ता है, रहे भी हैं, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स थे, चाहे वो लॉकडाउन एरियाज थे, उनमें पुलिस ड्यूटी करती रही। उसकी वजह से नेचुरली हमारी जो डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज नंबर हमारे लोगों का वो इन्फेक्ट हो रहा है और होता रहा है। उनमें से कुछ साथ साथ ठीक भी होते रहे हैं, लेकिन अभी भी इस वक्त एज वी स्पीक हमारे को 250 से ज़्यादा ओवरऑल लोग इन्फेक्ट हुए। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा लोग सेहतमंद होकर वापस आ गए। लेकिन इस वक्त भी हमारे जो आपने जैसे बताया 5 लोग शहीद हो चुके हैं, अभी भी कुछ लोग क्रिटिकल हैं। जी हाँ। और हॉस्पिटल्स में भी हैं, को हमारे 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमने उनको आइसोलेट किया हुआ है। 67 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो हमारे लिए ज़ाहिर है कि इस वक्त ये एक बड़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है। जुल्फ़िकार साहब, अगर लाहौर की बात कर लें तो पहले खबरें आ रही थी कि वो लोग जो फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर क्योंकि ये वायरस देखता किसी को नहीं है कि वो CCP लाहौर है और DIG है, वो SSP है, अब तो आपके सीनियर ऑफिसर्स कोरोना का शिकार होना शुरू हो गए हैं। अब कैसे हैंडलिंग कैसे हो रही है, क्योंकि आपके पास SSP ऑपरेशंस वो शिकार है, आपके DIG वो शिकार हैं, आपके SSP एडमिन अभी रिकवर होकर आए हैं, तो आपके बहुत से ऑफिसर्स तो शिकार हो गए। तो अब कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, मैकेनिज्म कैसे चल रहा है? अब देखें, ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। हमारे SSP, SP सिक्योरिटी, 2 डिविजनल SPs वो सारे हमारे इस वक्त कोरोना के अंदर हैं और ऑलरेडी, और आज भी जैसे मेरे पास कुछ खबरें आई और भी लोग इस तरह होते जा रहे हैं। तो उसका हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक हेल्दी हैं वो ज़ाहिर है उनको फिर एडिशनल लोड लेना पड़ रहा है। ठीक है। और बेसिकली जो लोग जगहों पे नहीं हैं उनके हिस्से का काम उनको करना पड़ रहा है, विच मीन्स कि उनके ऊपर एडिशनल बर्डन भी आ रहा है। बट ज़ाहिर है अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इट्स अ क्राइसिस दैट हैज़ द वर्ल्ड हैज़ नेवर सीन सच अ क्राइसिस बिफोर। तो इस वजह से ज़ाहिर है हमें उससे अब इसी तरह हम कोप कर रहे हैं। तो सर, बीइंग द कमांडर ऑफ द फोर्स लाहौर में अपने एहलकारों को क्या कह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब किसी अपने साथी की अपने फोर्स यूनिफॉर्म के बंदे की किसी की शहादत हो जाए तो बड़ा हर्ट होता है अंदर। मतलब हम लोग आपको देख के, वो तो खबरें सुन के खुद बड़े दुखी हो गए। तो जो आप लोग बैठे हैं, आपके पेटी भाई जिनको अल्फाज में कोई ताकि लोगों को समझ आए, तो उसके बाद मोराल तो डाउन हुआ होगा, उनको क्या कह रहे हैं आप? उनको हम यही कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि देखें अब ये काम ऐसा है, इसमें हम लोग पहले भी हमेशा कुर्बानियाँ देते रहे हैं। जब टेररिज्म की जंग थी तब भी हमारे बहुत लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। ये उसी किस्म की एक जंग है, हम उसको फेस कर रहे हैं। ये वाली इसलिए ज़रा मुश्किल ज़्यादा है कि इसमें ये किसी को समझाना कि जब वो शिकार होता है तो वो अकेला नहीं होता। जब टेररिज्म में था तो वो तो देखें, अगर मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ तो ठीक है, मुझे पता है कि रिस्क है। इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ आप अपने साथ अपने घर में लेके जाते हैं और फिर उसकी वजह से आपकी फैमिली इसका शिकार होती है। ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है और हम बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि अपनी हिफाजत करें, आप अपने आप को सिक्योर करें, कम से कम आप ऐसा इंटरेक्शन करें, मास्क पहने, और हम उनको सारी चीज़ें भी सप्लाई कर रहे हैं।
बट जैसे मैंने कहा, चूँकि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपके नोटिस में है जो हमारे DSP आमिर डोगर का केस फैमिली पूरी का हो गया, तो अब ये जो फैमिली में जाने वाला इशू है, नेचुरली दैट्स अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑल्सो। तो हम उनको ज़ाहिर है मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सका कि वो लोग जिन्होंने फील्ड में ड्यूटी देनी है, ख़ास तौर पे नाकाजात जो लगाए गए हैं, मार्केटों में लोग खड़े हैं जिनका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उनको फिल वक्त गवर्नमेंट से बात की जाए, कोई ऐसे सेंटर्स बना दिए जाए जहाँ पे वो रहें, उनको रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, सरकार उनका मज़ीद ख्याल रखे ताकि वो भी तो किसी के बच्चे हैं, अपने घर में अपने बच्चों के पास भी तो जाना है उन्होंने। हमने उसका अरेंजमेंट जो अपने तौर पे किया था, वो हमने ये किया था कि हमने इनकी रोटेशंस कर दी थी कि जो आदमी ज़्यादा एक्सपोज ड्यूटी के ऊपर है, वो अगर वो ड्यूटी करता है तो उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए उससे रोटेट करके लेस एक्सपोज ड्यूटी में करते हैं। तो ये हमने अपना मैकेनिज्म अपने तौर पे बनाया हुआ है और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो रोटेट करें। बट जैसे मैंने कहा, अब ग्रेजुअली स्टेज उस तरह की आ गई है कि वो रोटेशन की हमारे पास अब फ्रैंकली कैपेसिटी अब इतनी ज़्यादा रही नहीं रही, बिकॉज बहुत से ऑफिसर्स को आप क्या कर सकते हैं। ऑफिसर आपके जब हो जाए कोरोना में तो नेचुरली वो फिर एडिशनल चार्ज कोई और आदमी लुक आउट करेगा, उसी को देखना पड़ेगा। पुलिस पे हम तनकीद बहुत करते हैं, जब आम मैटर हो पुलिस ये करती है, पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता, पुलिस काम नहीं करती, पुलिस रिश्वत लेती है, ये सब तनकीद होती है, लेकिन पुलिस की बात कभी बहुत कम होती है। तो आज वो बात भी कर लेते हैं। इस सारे पेंडेमिक में जहाँ पे आपके ऑफिसर्स भी शिकार हो रहे हैं, आपका अमला भी शिकार हो रहा है, आपका एहलकार भी शिकार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बाहर सड़क पर मौजूद है, चाहे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, चाहे वायरस स्प्रेड हो रहा है, खबरें आ रही हैं, डेली केसेस बढ़ रहे हैं, मौत बढ़ी, आपकी फोर्स में मौत होना शुरू हो गई है। हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि पुलिस को फंड्स का लैक रहा है, वो वसाइल नहीं दिए जा सके कि आप कंट्रोल कर सकें। और ऊपर से जब ये पेंडेमिक आ जाए तो क्या वसाइल कोई बढ़ाने की बात हुई है? सरकार ने एक वादा किया है इस सिचुएशन में कुछ बेहतरी आएगी? अभी तक तो नहीं, इसलिए कि वो आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच बड़ा सीवियर है और गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑस्टेरिटी के मेजर्स के अंदर जो है वो गई हुई है। और प्लस जैसे हमारे बजट साइकिल्स हैं, आपको पता ही है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो प्रोविजन हो सकेंगी। अभी तक तो कोई जाहिर है ऐसी कोई इमरजेंसी हमने साहब देखा पूरी दुनिया में जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, सबसे पहले फंड शिफ्ट कर दिए जाते हैं हेल्थ सिस्टम पे या फोर्सेस पे जिन्होंने जाके कंट्रोल करना है। तो आप तो अब शहादतें देना शुरू हो गए अनदेखे दुश्मन के सामने, जिसको लोग पहले सीरियस नहीं ले रहे थे। लोग ये कहते थे कि हमारे सोशल सर्कल में किसी को नहीं हुआ तो कोरोना है ही नहीं। अब तो हो रहा है ना सर? हाँ जी, अब इसमें देखिए हमने कुछ अपने तौर पे अपने बजट्स में से रीअप्रोप्रिएशंस करके जो इसके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे मास्क या PPEs, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ये चीज़ें जो लेनी, और जैसे फेस शील्ड्स वगैरह, हमारे लिए अभी हमने सोचा है फेस शील्ड्स और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी आपका इंटरेक्शन होता है तो अब मेरे पास मिसाल के तौर पे एक ऑर्डिनरी कंप्लेनेंट ही आ जाए, मेरे पास कोई इवन किसी पुलिस स्टेशन कहीं पे भी आ जाए, तो आपको ये नहीं पता कि वो कैरियर है या नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए फेस शील्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपने बजट्स में से रीअप्रोप्रिएशन करके उसकी प्रोक्योरमेंट अंडर इमरजेंसी क्लॉजेज वो की हुई है। काफ़ी सारे हमने लेके डिस्ट्रीब्यूट किए भी हैं और अब हम फर्दर भी कर रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा, अब मेरा अपना अंदाज़ा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके ऊपर बेहतर हो सकेगा। अब चूँकि फाइनेंशियल ईयर इज़ कमिंग टू अ क्लोज, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी इमीडिएटली उसके अंदर प्रोविजन पॉसिबल है। कार साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि एक तो जिस तरह आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट की जा रही है, जो चीज़ें चाहिए, PPE किट्स चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, तमाम तर चीज़ें ली जा रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं बतौर मुआशरा, जिसमें मैं अपने आप को भी जिम्मेदार समझता हूँ, आपको भी जिम्मेदार समझता हूँ। वो तमाम लोग जो बाहर खड़े हैं, चाहे उसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, ट्रैफिक वार्डन भी शामिल है, आम आदमी भी शामिल है, वो ना चाहते हुए भी वो जो इक़दामात बताए गए हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और पिछले कोई 3 माह से जब से ये स्टार्ट हुआ है, हर वक्त बार बार मैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स ये अपील करता रहा हूँ सिटीज़न से, और ज़ाहिर अपनी फोर्स से भी यही बात बार बार कहते रहे हैं कि हम लोगों को ये काम ऐसा है जो कलेक्टिवली अगर सब लोग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो मर्जी इसके ऊपर कहें कि बाहर से कोई इन्फोर्समेंट हम कर लें, अब हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। अब हमने इवन रोड्स पे रोक के लोगों को मास्क ना पहनने पे भी वो शुरू की है कैंपेन। पर देखें, इशू ये है कि हम रोड के ऊपर किसी को जाते हुए तो रोक लेंगे, बट वो अपने प्राइवेट उसकी सारा दिन की 24 घंटे की ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उसमें मास्क नहीं पहनता और वो एक कैरियर के तौर पे एक्ट करता है और वो स्प्रेड करता है दूसरे लोगों के अंदर ये बीमारी, तो उसको कौन रोक सकता है? उसको हम सब मिल के कलेक्टिवली रोक सकते हैं। हम यहाँ बैठ के मास्क
पहन के बात कर रहे हैं ताकि जो देख रहे हैं उनको शायद हमारे से देख के एहसास हो जाए कि अगर हम एक बंद कमरे में बैठे हैं, डिसइंफेक्ट हुए हैं, तमाम तर चीज़ें हाथ सैनिटाइज कर आए हैं, वॉश कर आए हैं, फिर भी अगर हम मास्क पहने हैं कि हम कैरियर ना हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए। तो हर आदमी की देखें ये जिम्मेदारी है। मैं दोबारा तमाम लाहौर के लोगों से, पंजाब के, पाकिस्तान के लोगों से ये दोबारा फिर बार बार ये अपील करूँगा। हम लोग देखें इसका नुकसान अब हम तक बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है, तो मेरी आप लोगों से बहुत ज़बरदस्त अपील होगी कि आप खुदारा अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करें। अब हम में से हर आदमी बहुत से ऐसे लोगों को जानता है जो बीमार हो रहे हैं, जी हाँ, जो बेचारे जिनकी डेथ्स हो रही हैं, अब आपके सामने केसेस बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर भी रहम खाना, और अगर आज भी ना सोचा, इस वक्त भी आके फैसला ना किया कि हमने एहतियात करनी है, तो फिर कोई एहतियात हो नहीं सकेगी। तो अगर ये इसी तरह बुरी तरह स्प्रेड होता रहेगा तो दुनिया के कितने ममालिक की मिसालें खुदा न खास्ता हमारे सामने। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह उस सिवेरिटी से बचे हुए हैं, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। हमें जो भी एहतियाती तदाबीर मुमकिन है वो ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। सारी दुनिया में लोगों ने वॉलंटरीली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया है। हम ये क्यों सोचते हैं कि बाहर से एक आदमी डंडा लेके खड़ा होगा तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? हम सब ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई आदमी बाहर से आके ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अमीर साहब, नाज़रीन सीरीज़ पे लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। जुल्फ़िकार साहब, एक मरतबा फिर मैं, मेरी पूरी टीम, हमारा पूरा इदारा आपकी फ़ोर्स को सलाम पेश करता है, ट्रिब्यूट पेश करता है, क्योंकि आप लोग बाहर मौजूद हैं, तनकीद सब करते हैं। मैंने खुद कई तनकीद की, बहुत प्रोग्राम्स किए, पुलिस के ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम करते हैं, इशूज़ पे तनकीद करते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है इनको हमारी और हमें इनकी, क्योंकि बतौर कम्युनिटी अगर इकट्ठे नहीं खड़े होंगे तो इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। मसला ये है कि आप सिर्फ लाहौर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर के केसेस इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं कि आप चाइना को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आपकी परसेंटेज टेस्ट की 24% तक पहुंच चुकी है, अमवात बढ़ना शुरू हो गई हैं। अगर आज फैसला ना किया कि हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है तो फिर दोबारा कभी एहतियात का मौका भी नहीं मिलेगा। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।